प्रदेश सरकार तो फेक डाटा देने में प्रसिद्ध है। भूख से मौतें हुई थी, मुझे याद है कि 27 मौतें, 85% कुपोषण था उस इलाके में। आज भी डॉक्टर्स कई जगह नहीं है, गांव में पीने का पानी तक नहीं है, तो स्थितियां बदतर हो गई है। चूहा काट लेता है बच्चे को, मौत हो जाती है। ये पूरा 2400 करोड़ का रैकेट था पूरा फार्मा कंपनी का। कब सिरप देने के लिए परमिशन किसने दिया? जिसने परमिशन दी जहर बनाने की वो तो बाहर घूम रहा है। तो जेल तो ड्रग कंट्रोलर को जाना चाहिए ना, हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आप बड़े कॉर्पोरेट्स को, अडानी और इनको आप अंबानी और इनको आप दोगे, पूरा जंगल दे दोगे और बोलोगे कि आप काटिए, तो उसका नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार। हर बार कोई मुद्दा लेके आते हैं, नए व्यक्ति को लेके आते हैं, नए शख्सियत को लेके आते हैं और उनके संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचाते हैं, जो अखबार की सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन अपना जीवन त्याग कर दिया उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लिए। हमेशा गरीबों के बीच आज की कहानी ऐसी व्यक्ति की है, ऐसे शख्स की है जो रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से आदिवासी क्षेत्रों में मजदूरों के बीच में जन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, जिंदगी को कैसे बचाना है, जिंदगी और स्वास्थ्य की लड़ाई को मुद्दों को लेके किस प्रकार से लड़ रहे हैं। गांव-गांव में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और निस्वार्थ भावना से इस मध्य प्रदेश की जो गरीब तबका वर्ग है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में आप काम करते हैं और आपका एक संगठन है जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के, जिसके आप कन्वीनर भी है, संयोजक भी है और अमूल्य निधि आपका है। मैं स्वागत करता हूं जनपक्ष में आपका। और अमूल्य जी, आपकी चर्चाएं तो अखबारों की सुर्खियों में नहीं रहती है, लेकिन आपके मुद्दे और आपकी लड़ाई ज़मीन पर रहती है, जो अक्सर कहीं ना कहीं लोगों से सुनने में आती है। मैं समझता हूँ कि एक जन स्वास्थ्य के रूप में एक ऐसे क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं, जो एक सामान्यतः आदमी वहाँ पे कोई काम करता नहीं। इस कहानी आपकी कहाँ से शुरू हुई? इस सफ़र की शुरुआत के बारे में आप बताएं। मैं बिहार से हूँ और मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की जी, और फिर मैं पुणे आया सोशल वर्क के लिए, मास्टर इन सोशल वर्क किया पुणे यूनिवर्सिटी जी। और फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी साथी सेहत, उसकी ओर से मैं मध्य प्रदेश में आया 98 में जी। और नर्मदा घाटी के इलाकों में, बड़वानी जिले में, पाटी, सिंधवा और इन इलाकों में जो संगठन थे, जो मास मूवमेंट थे, उनके साथ हेल्थ के इश्यूज पे मैंने काम शुरू की और गांव की जो अनपढ़ महिलाएं थी उनको एज ए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, आज जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वैसे कार्यकर्ताओं को हमने पढ़ा और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं उनको पिक्टोरियल मैनुअल बनाया और उनकी भाषा में जाके भी लिए, हमने भाषा सीखी और उनकी भाषा में उनको उल्टी, दस्त, बुखार, ये सारे की ट्रेनिंग दी, ताकि गांव में 5 से 10 रुपए में लोगों का इलाज। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस क्षेत्र में आना? आप चूंकि आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट थे, इतनी दूर से थे, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? मैं बिहार में एक हम लोग का ग्रुप था, पर्यावरण का ग्रुप था, तरु मित्र करके, जेवियर सेंटर था और वहाँ मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी से मिला था जी। और सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक सम्मेलन था जिसमें मैं उनको मिला। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक पुस्तक दी, जीवन की जय मृत्यु की छय, ₹2 की पुस्तक थी, मैंने वो खरीदी और वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना है तो कुछ अलग करना है, तो उससे वो मुझे प्रेरित किया और फिर तरु मित्र जो हम लोग का समूह था उसमें मैं काम करता था और वहां से मुझे लगा कि मुझे ये काम करना। और फिर मैंने, उस समय तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सोशल वर्क की पढ़ाई कहाँ है क्योंकि बिहार में पढ़ाई नहीं थी, मैंने देश के कई सारे जगह पे गया, मैं टाटा भी गया और वहाँ उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी आया, वहाँ से मैंने सोशल वर्क की पढ़ाई की और मैंने तय किया कि मेरा लाइन अब यही रहेगा और इसी इलाकों में मैं काम करूंगा। उसके बाद मैंने सामाजिक संस्थाएं और संगठन दोनों को बहुत नजदीक से देखा और 6 साल बाद मुझे लगा कि शायद मुझे संगठन का रास्ता तय करना है और मैंने संगठन का रास्ता तय किया। तो बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, आप भी दिख रहे हैं कुशाग्र बुद्धि के। तो आप कई मुश्किलें आई होगी इस लड़ाई के अंदर, शुरुआत की होगी तो आपने? जी, मैं जब गांव में गया, जब मैं पहले किस जिले में गए थे, किस गांव में गए? मैं बड़वानी जिले में गया था, मैं सिंधवा के गांव में और पाटी इलाके में गया जी। पाटी का इलाका बिल्कुल अंदर का इलाका था, बोखराटा वगैरह बिल्कुल रिमोट एरिया, वहाँ पैदल जाना पड़ता था, वन और पहले रास्ते भी नहीं थे, तो हम लोग बहुत मुश्किल से 1 साल के 2 साल के बाद मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, हम लोग को संस्था ने दिया और उससे जाते थे, लेकिन उसके बाद भी आगे पैदल जाना पड़ता जी।
उस इलाकों में जाने के बाद पहली बार, क्योंकि मेरा पहला एक्सपोजर मैं राजस्थान के माउंट आबू के गांव में था, आदिवासी इलाकों में 1.5 महीने रहा, वो मुझे समझ में आई। और वह जाने के बाद मैंने देखी कि गरीबी क्या होती है जी। आदिवासी इलाके में उसमें सूखा पड़ा था। क्या आपको लगा? किसी एक किस्सा बताइए कि किसी आदिवासी परिवार से। मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था पार्टी के सावरिया पानी गांव में, हमारी स्वास्थ्य की कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग चल रही थी, महिलाएं आई थी और महिलाएं घूंघट में थी जी। और मैं देखा कि वो किताब सामने रखा था और आंख से पानी वो मतलब भीग गया वो जी। तो मुझे लगा क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको बाहर बुलाया, कॉन्फिडेंस दिया जी। और वहां पे सूखा पड़ा हुआ था और संगठन के लोग वहां पे नरेगा का रोजगार गारंटी, पहले नरेगा तो था नहीं, रोजगार गारंटी का 3-4 की बात है, वो रोजगार गारंटी कानून में पैसा नहीं मिला था, उसको लेके संघर्ष कर रहे थे और पार्टी ब्लॉक पे बैठे हुए थे। मैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आया तो मैं देखा कि वहां पे है, तो एक महिला ने एक SDM से बहस की, बोले कि चलो मेरे घर देखो जाके, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हाँ। उसके बाद मैंने देखा कि वहां के जंगल में लोग जो है सर पे लकड़ी काट के आ रहे थे, 20 मैंने बोला कितना मिलता है, तो 20 रुपया और 25 रुपया उनको मिलता है, सुबह जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये इलाके में, और वहां हमने फिर स्टार्वेशन डेथ जो हुए थे, भूख से मौतें हुई थी, मुझे याद है कि 27 मौतें भूख से हुई थी उस इलाके में, हमने स्टैब्लिश किया था, डबल ऑटोप्सी की थी हमने, साइंटिफिक प्रोसेस है, और 85% कुपोषण था उस इलाके में। और वो इलाका उस समय में मुझे लगा कि ये है इलाका जहाँ काम करे, और ये बड़वानी के पार्टी ब्लॉक की और सिंधवा के बात की, बलवारी का जो इलाका है, धौली का इलाका, उस इलाकों में काम किया। तो एक तरफ वहाँ संगठन था जो मजदूरी के मुद्दे पे, जंगल के मुद्दे पे, बाकी मुद्दे पे काम करता था, नर्मदा आंदोलन तो वहाँ जमीन का विस्थापन का मुद्दे पे काम करता था, हम वहाँ स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करने गए थे। और वहाँ काम करने के बाद मुझे लगा कि शायद ये इलाका है जहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, और वहां से मैं फिर झाबुआ, और वहां जब गया वहां भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वही मुझे लगा कि लोग तो यहाँ मर रहे। अमूल्य जी, कभी लगा नहीं आपको सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचती थी? सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं, देखिए जब हम काम करते थे, मुझे याद है कि पार्टी के ब्लॉक में एक हमने जनसुनवाई वहां पे कार्यक्रम किया था, और वहां स्थिति थी कि डॉक्टर रहते नहीं थे, अस्पताल में ताले बंद होते थे। अच्छा। हाँ, ताले बंद होते। हमने पहला सर्वे वहां पे जब किया था, स्वास्थ्य सेवा उस समय योजना चल रही थी, जब मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह की सरकार थी, वो चल रही थी, तो बाद में तो उसमें जब कॉन्फिडेंस हुआ कि हर गांव में गारंटी स्वास्थ्य सेवा की शुरू की गई थी जी। और जन स्वास्थ्य रक्षक का हमने मूल्यांकन किया था, और इसी कारण से शायद वो गारंटी की बात की थी, जो गारंटी के रूप में पहली बार उस सरकार में शुरू हुआ था। ठीक है, सरकार हार जीत होती रहती है, लेकिन जो गारंटी दिया था, उस गारंटी को लेकर हमने सर्वे शुरू किया था, क्योंकि उनको पता था कि स्थितियां खराब है, उस समय स्थिति खराब थी उसके पहले, और वो गारंटी से शुरू हुआ, और गांव में हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लोगों को नहीं मिल रहे, जंगल के इलाके में कौन जाएगा, इम्यूनाइजेशन तक नहीं होती। आज क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, मध्य प्रदेश में 25 सालों में मैं देखूं तो पहले हम लोग स्वास्थ्य सेवा सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है और उसको लेके संघर्ष करते थे, डॉक्टर की कमी नहीं है, मैटरनल डेथ हो रहा है। आज तो अस्पताल सरकार ने ये तय कर लिया कि अस्पताल सरकारी अस्पताल नहीं चला सकती है जी। मध्य प्रदेश सरकार ने ये तो जिला स्तर की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां बहुत ही खराब है। हाँ। ग्रामीण आज है डॉक्टर्स आज की डाइट पे, आज भी डॉक्टर्स कई जगह नहीं है। हाँ। आज भी आपको देखिए, आप खाली एनुअल रिपोर्ट हेल्थ की पढ़ लीजिए, डिपार्टमेंट की खुद की एनुअल रिपोर्ट, 30 से 40% पीडियाट्रिशियन नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। सरकार की रिपोर्ट है, खुद की एनुअल हेल्थ रिपोर्ट सरकार की। आपको आदिवासी क्षेत्रों में जो काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको ऐसी क्या लगा कि ऐसी कोई खास बीमारी जिस पे आपने काम किया हो, जिस पे आपको लगता है कि 2004 में हम अलीराजपुर के गांव में हम काम कर रहे थे, स्वास्थ्य का ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा कई लोग टीबी से मर रहे हैं जी। पता चला कि लोग गोधरा, बालासिनोर, गुजरात में जाते थे जी, मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर और झाबुआ जी, और वहाँ उनको 250 से 300 रुपया 7 दिन का साप्ताहिक मजदूरी मिलता था। अच्छा। और ये प्रूव्ड है। 2005 में हमने डिस्टाइन टू डाई एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें 489 लोग सिलिकोसिस से पीड़ित हमने आइडेंटिफाई किए, उनकी मिसडायग्नोस्ड होती थी टीबी के रूप में। सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। ऐसे कितने लोग प्रभावित थे वहाँ पे? उस समय 489 2005 में हमने रिपोर्ट निकाली थी। आज 1842 लोग हमारे पास हैं। संख्या बढ़ गई, 5 गांव में संख्या बढ़ गई। सरकार जीरो सेंसिटिव है। सरकार आदिवासियों को आज सिलिकोसिस हो रहा है,
सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, फ्लोरोसिस हो रहा है, मतलब आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, आपका ये गांव में पीने का पानी तक नहीं है, शुद्ध पीने का पानी। तो स्थितियां बदतर हो गई है। तो केंद्र सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है। देखिए नजरिया क्या है केंद्र सरकार का जी, स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको प्राइवेट को हैंड ओवर कर दो। अभी हमने परसों एक किताब रिलीज की है, पब्लिक हॉस्पिटल इन प्राइवेट हैंड्स जी। सरकारी अस्पताल, सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में, आपको याद होगा शायद, 27 जिला अस्पताल को बेचने के लिए निकाल दिया था जी 2015 में। गुजरात की एक संस्था है दीपक फाउंडेशन, उसको अलीराजपुर जिला अस्पताल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दे दिया गया था। सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प पेपर, सोर्स टेंडरिंग था। हाँ। ठीक है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी बात, हमने पीआई लगाई जबलपुर में, और जोबट का सीएससी दे दिया गया था। वो फर्टिलाइजर कंपनी या हेल्थ व्यवस्था करेगी। 112 एफआरयू देने को सरकार तैयार की थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौरी सिंह का आर्गुमेंट था कि हम चला नहीं पा रहे। हमने बोला मैडम चला नहीं पा रहे तो बेच छोड़ दीजिए। उसके बाद सरकार बदली जी। जब दूसरी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उस समय राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया जा रहा जी। नॉट ओनली हेल्थ केयर बल्कि हेल्थ एक्ट जो राजस्थान में पास हुआ, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा था, और यहाँ 1.5 साल में राइट टू वाटर एक्ट, राइट टू हेल्थ एक्ट बन रहा था। उसका पर्पस यही था कि 5 किलोमीटर गारंटी हेल्थ सर्विसेज दी जाएगी। अगर आपको नहीं मिली तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इतना प्रोग्रेसिव एक्ट बन रहा था एज ए गारंटी, और उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे, सिलिकोसिस पे पॉलिसी बनी थी। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए सिलिकोसिस में इतने लोग हैं, 600 से अधिक लोग। आज की क्या स्थिति राइट टू हेल्थ एक्ट की? राइट टू हेल्थ एक्ट ड्राफ्ट बन के रखा हुआ है। हाँ। और ड्राफ्ट में गवर्नर जो थे उन्होंने पास किया था, सारे पार्टीज के लोगों ने मिलकर, सारे यहाँ के स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन हुई थी, इंदौर, झाबुआ, जबलपुर सब। लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? सरकार बदल गई। सरकार का नजरिया, अभी की सरकार का नजरिया हेल्थ को भीख के रूप में देना है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो इंश्योरेंस होगा उसको स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। हम लोग का डिमांड है हेल्थ, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। सरकार स्वास्थ्य सेवा दे रही थी, निःशुल्क देना चाहिए, निःशुल्क देना चाहिए। अब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा में अंतर है। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आपको शुद्ध पीने का पानी भी देना पड़ेगा, आपको शुद्ध रोजगार भी देना पड़ेगा, पर्यावरण भी देना पड़ेगा। धूल से आप देख लीजिए मंदसौर जैसे जगह पे धूल की क्या स्थिति है, पॉल्यूशन की। और स्वास्थ्य सेवा मतलब सरकारी स्वास्थ्य सेवा ठीक चलनी चाहिए। आज सरकार का नजरिया है, केंद्र सरकार का, कि इंश्योरेंस मॉडल ले आइए, आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके पास कार्ड होगा उसको इलाज मिलेगा। हमको हेल्थ फॉर ऑल चाहिए, सरकार ट्रीटमेंट फॉर फ्यू दे रही है। मतलब कुछ लोगों को आप इलाज देंगे, हमें चाहिए स्वास्थ्य। आज गांव के जो वंचित समाज, कोई भी हो सकता, भले उसके पास कार्ड कोई भी चाहे, लेकिन अधिकार तो उसका भी है स्वास्थ्य का। बिना कार्ड के भी इलाज मिलता है। आपको लगता है अमूल भाई कि ऐसी कोई घटना जिसमें आपको लगता है स्वास्थ्य के अंदर कहीं लापरवाही हुई, किसी की जान गई, ऐसी कोई घटना? कई सारी घटनाएं आप देखिए, एक आध कोई घटना का जिक्र कीजिए। में ही आप देख लीजिए उदाहरण के रूप में कि आंख का ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का जी, जिसमें 14 से 15 लोगों की आंखें चली गई थी। क्यों? सर्जरी हुआ था, कैंप लगाने में डॉक्टर के लिए इन्फेक्शन था। हाँ। आप देखिए अभी इंदौर में क्या घटना घटी, चूहा काटने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक आदिवासी बच्ची आधार जिले की और एक मुस्लिम बच्ची 15 दिन की, 20 दिन की देवास जिले की। तो आप सोचिए कि मातृत्व मृत्यु में लोग फैसिलिटी में क्या बोलती है सरकार कि अगर किसी की डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के बाद वो महिला धार जिले से, वो महिला इंदौर की एमवाई हॉस्पिटल में आती है, एनआईसीयू में एडमिट होती है, चूहा काट लेता है बच्चे को, मौत हो जाती है। सरकार तो कहती है मातृ मृत्यु दर है ही नहीं हमारे, मातृ मृत्यु दर और IMR और MMR में शिशु मध्य प्रदेश वर्स्ट है। आप एनएफएसएस का डाटा देखिए, सरकार की डाटा देखिए ना, वर्स्ट है। आज तक 15 साल में सुधार नहीं पाई, 20 साल में। आपने कभी सरकार को बताया कि ये स्थिति है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? हमने तो कई बार सरकार को ज्ञापन दिया। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय में भी हमने पूरा IMR MMR कैसे कंट्रोल होगा पूरा पॉलिसी बना के दिया था। तो पूरा मूवमेंट का था। इस सरकार ने कभी इस बात को नहीं संज्ञान लिया? सरकार ने कभी संज्ञान नहीं। देखिए ये सरकार तो फेल्ड मॉडल लागू करती है। अब देखिए हम लोग 5-7 इशू पे काम कर रहे हैं जी। अनैतिक दवा परीक्षण हुआ इंदौर में जी, है ना, जिसमें कि करीब 3300 लोगों पे अनैतिक दवा परीक्षण हुआ, है ना। 5 करोड़ डॉक्टर्स ने कमाए। आज देश में 6500 क्लिनिकल ट्रायल से मौत हुई जी। आप देखिए सिलिकोसिस में इतने साल है। पिपला खेरी एक गांव है शिवपुरी में, जिसको विधवाओं का गांव बोला जाता है। हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट कमेटी का मैं मेंबर हूँ सिलिकोसिस का। मैं एज ए कमेटी मेंबर जब मैं गया तो वहाँ टीबी 7 गुना अधिक थी। जब गांव में गया तो मैंने महिलाओं से सूची निकाली, मुझे 140 या 42 महिलाओं की सूची निकली। आप ये सोचिए, मैंने माइनिंग, कौन सा गांव का नाम बताया? शिवपुरी में। शिवपुरी में। हाँ। जब मैं माइनिंग ऑफिसर कितनी जनसंख्या है वहाँ?
जनसंख्या छोटी होगी, 3-4 हजार की जनसंख्या होगी, छोटी सी। जब मैं माइनिंग विधवाओं का गाँव क्यों बोलते हैं उसको? जब मैं माइनिंग ऑफिसर से पूछा, मैंने लिस्ट निकाली कितने लोगों की मौत हुई है, 20 मौत बोल रहे थे। खदान सामने है। जब मैंने माइनिंग अधिकारी से पूछा कि मैडम ये खदान, बोली सर ये मेरी लिस्ट में नहीं, अवैध खदान है, आप वहाँ टीबी होती है। जब मैं सीएमएचओ से मिलने गया, सर बोले सर शहरी आदिवासी शराब पीते मर जाते हैं। अब आप सोचिए एज ए ले पर्सन भी शराब पीने से पेट की बीमारी होगी कि सर फेफड़े की बीमारी। तो ये स्थिति है विदिशा जिले में, शहरी आदिवासी वहाँ 150 से 200 केस है ऐसी बीमारी से। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, मंदसौर में आप देखिए 650 लोग, जो स्लेट पेंसिल कारखाना बनता है मंदसौर में, आपको पता होगा, वहाँ भी प्रॉब्लम है, 650 लोग की डेथ हुई है सिलिकोसिस से। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार फेक फर्जी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, फर्जी रिपोर्ट कि हमने इनको पुनर्वास कर दिया। आपने चैलेंज नहीं किया कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में सारे चैलेंज किए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हमने एज ए कमेटी काम किया। 3 लाख कंपनसेशन गुजरात सरकार को देना था, हमने करीब 500 लोगों को 3 लाख की एज ए फाइन कंपनसेशन दिलवाई। यहाँ पे चैलेंज किया सरकार को पूरा। अभी भी स्थितियां ऐसी है। आप मध्य प्रदेश सरकार तो फेक डाटा देने में प्रसिद्ध है। और आज जो पूरा नजरिया है, जो अभी 12 जिला अस्पताल आपने देखा होगा, पूरा आप प्राइवेट को दे रहे हैं। आपको लगता है कि आज के दौर में आंदोलन की आवश्यकता है? आज तो हेल्थ के इशू पे अगर मैं देखूं तो हेल्थ केयर इमरजेंसी है। एक हेल्थ की इमरजेंसी देश में चल रहा है। हम लोग इस इमरजेंसी में, क्योंकि सरकार जानबूझ को प्लान्ड तरीके से लोगों को मौत के कगार में भेज रही है। कैसे इमरजेंसी? आप देखिए हेल्थ सिस्टम नहीं चल रहा है जी। सरकारी अस्पताल, अभी हमने किताब निकाली है जी प्राइवेट सेक्टर की जी, कि सरकारी अस्पताल जो है वो प्राइवेट को दिया जा रहा है। 260 करोड़ रुपया में एक जिला अस्पताल बिक्री के लिए सरकार ने निकाला जी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बिक्री के लिए निकाल दिया जी। ठीक है। अब आप सोचिए कि ये सिस्टम जब खत्म होगी तो सिस्टम कोलैप्स होगी ना, लोग कहाँ जाएंगे इलाज करेंगे? तो आज सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लिए लोगों को गुजरात जाना पड़ रहा है इलाज के लिए। आज लोगों को बाहर जाना, गरीब व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं रहता। सिकल सेल एनीमिया पे आप देखिए इलाज नहीं हो रही है, फ्लोराइड में गांव में पीने का पानी नहीं है। तो आदिवासी समाज तो हाशिए पे है, उस समाज खत्म हो जाएगी अगले 10 साल में। मैंने जो देखा है कि आप समाज को जानबूझ के मार रहे हो। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती, जल जीवन मिशन, हमने घर घर तक पानी पहुंचा दिया, गांव हर घर में नल लगवा दिए। जो सरकार कोविड में फर्जी डाटा दे सकती है, 18 से 2200 लोगों की फर्जी डाटा सरकार ने दिया जी, कि जिनकी टेस्ट नहीं हुआ उनको बता दिया कोविड में। जो सरकार आयुष्मान भारत में लोगों का इलाज नहीं करा पाई कोविड के समय में जी। आप सोचिए, लोग इलाज नहीं मिला है, हमने रोज लोगों को ऑक्सीजन से लेके पहुंचवाया है। सरकार की संवेदनशीलता नहीं है, और जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी, और आज सरकार आप सोचिए कि एक ही अस्पताल को, एक ही टेंडर को, एक ही हॉस्पिटल का ग्रुप वार्डी मेडिकल कॉलेज को 4 आप जिला अस्पताल, आप 25 एकड़ जमीन दे रहे हो एक ही संस्थान को, सोर्स ऑफ टेंडरिंग है ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है ना। मध्य प्रदेश सरकार तो अनएथिकल प्रैक्टिस पे, पूरी डाटा आप उठा के देखिए सरकार के, सारे आप करप्शन देख लीजिए, आयुष्मान भारत करप्शन देखो आप। अमूल जी, आपने कभी आंदोलन को लेके कभी विचार नहीं किया कि इतनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके? बिल्कुल, हमने अभी जो सरकार ने प्राइवेट 12 जिला अस्पताल दे रही थी, सिद्धि से लेके, सिद्धि के सिमरिया से हमने धरना शुरू किया। हर ब्लॉक पे धरना चला है सिद्धि जिले में। सिद्धि जिले में रैली हुई जिला स्तर पे, कटनी में हुआ है, धार जिले में हुआ है, हरौन में हुआ है, भिंड में हुआ है, मुरैना में हुआ है, हर जगह लोगों ने इसलिए तो सरकार को वापस लेना पड़ा 12 जिला का। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, मेडिकल टीचर एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, आशा यूनियन, सारे को लेके एक्शन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैंपेन हमने 6 महीना चलाई। सरकार को ये लेना पड़ा वापस। अब सरकार ने ये तो वापस लिया कि सरकारी हॉस्पिटल, हमारा एक ही मुद्दा है, सरकारी हॉस्पिटल सरकार के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी 25 एकड़ जमीन प्राइवेट को मेडिकल कॉलेज के लिए दे रही है। आप सोचिए कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एक मेडिकल कॉलेज के आप गांव में, जिला में आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो पीपीपी मॉडल पे, आदिवासी बच्चा पढ़ सकता है? उसकी कॉस्ट फिक्स नहीं है, पॉसिबल नहीं। कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन अगर 2 करोड़ रुपया में डॉक्टर बनेंगे, मानने के बाद आपको लगता है इलाज करा पाएंगे? अगर किसी को सादा बुखार है ना, हम लोगों ने एक रैली निकाली थी, मुझे याद है, पार्टी में सलाइन बोतल में काय 6, नून शक्कर पानी 6। लेकिन सरकार ट्राइबल के बच्चों को फ्री तो पढ़ाती है मेडिकल में। कहाँ पढ़ा? कितने बच्चे पढ़ रहे?
सरकार से डाटा पूछे आप तो विधानसभा में बहुत वोकल है, विधानसभा में आपकी आवाज गूंजती है ना, विधानसभा में आपकी गूंजती है। आप सरकार से ये सवाल पूछिए कि कितने आदिवासी बच्चे फ्री में मेडिकल एजुकेशन पढ़े, कितने दलित के बच्चे फ्री में मेडिकल एजुकेशन पढ़े, सरकार ने कितने कैसे। स्कॉलरशिप तो देती है, स्कॉलरशिप का डाटा सरकार दे दे। सरकार को प्रचार करना, मैंने तो आज तक कोई ऐड नहीं देखा कि 10 बच्चे फ्री मेडिकल एजुकेशन पढ़े हो मध्य प्रदेश के, या 10 आदिवासी बच्चे पढ़े हो फ्री। आपका कहना है कि सरकार कोई स्कॉलरशिप नहीं देती? सरकार देती है तो नाम क्या देती है? मध्य प्रदेश हेल्थ के सेक्टर में या बाकी सेक्टर में फेल्ड एक्सपेरिमेंट करती है, फर्जी डाटा देती है जी। ये तो प्रूव्ड के रूप में है। और सरकार की जो भी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है बच्चों को? स्कॉलरशिप देखिए, आप स्कॉलरशिप अगर आप देखेंगे बाकी चीजों में, आप जिस तरीके से स्कॉलरशिप मेडिकल में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी जी, 5,000, 10,000, 20,000, कितने का फीस आप माफ कर दोगे। दूसरी तरफ आप जो है एनआरआई कोटा में जो फर्जी एडमिशन करा रहे हैं, वो आप क्या करा रहे हैं? लाखों रुपए ले लेते हैं, लाखों रुपया करा रहे हैं। तो एक तरफ आप करोड़ों कमा रहे हो, एक तरफ आप 5 को दे रहे हो। आप हॉस्पिटल्स में जितनी है, आयुष्मान भारत का करप्शन देख लीजिए। हमने इंदौर में एक अपोलो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का इलाज करवाया, वो व्यक्ति का स्टेंट लग गई मुख्यमंत्री आयुष योजना में, उसका स्टेंट लगा ही नहीं, पैसा निकल गया। स्टेंट लगा ही नहीं, पैसा निकल गया। बल्ब रिप्लेसमेंट करना था, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1.5 लाख रुपए चली गई। बल्ब रिप्लेसमेंट करना था हार्ट का। आप सोचिए, हाँ। आज जो भी केस हमारे पास आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको इलाज नहीं मिल पाती। ऐसे कितने केस आपने पकड़े, आपको लगता है कि जो आपकी नजर में आए कि आयुष्मान भारत जो योजना है आपकी योजना, इसमें कितना फर्जी काम हो रहा है आपको लगता है? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट है, हमारा तो छोड़ दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए कि फर्जी केस में 50% फर्जी केसेस यहाँ करप्शन हुआ है, 400 से 500 करोड़ का करप्शन। मध्य प्रदेश का सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए, सीएजी रिपोर्ट करे, हम तो बोल ही नहीं रहे, हमारा तो नगण्य है मंगी भाई कि हम तो छोटे से केस बोल रहे हैं। लेकिन जिन जिलों में हम जाते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, विदिशा, उधर मंडला, डिंडोरी, ये सारे चीजों में, ललितपुर, महोबा का जो बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, आपका हरदा, होशंगाबाद, इन सब इलाकों, आदिवासियों के अलावा मजदूर और दलितों में भी आपने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, विदिशा में मुख्य काम मजदूरों के साथ है, शहरी आदिवासियों के साथ है। मजदूरों के लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती है आपको लगता है? देखिए, मजदूरों का हाल ये है कि जो 4 कानून थे जी, जो इतने पुराने 52 कानून बने थे, इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट था, है ना, वर्कर कंपनसेशन एक्ट था, ये सारे एक्ट को सरकार ने खत्म कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। जो कोड लाए हैं, आप देखिए पूरे देश में सारे ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। आपने कोविड के समय में क्यों, आपको क्यों लगता है सरकार ये कानून को क्यों डाइल्यूट करती जा रही, क्यों कमजोर करती जा रही? देखिए, इसके पीछे क्या सोच है, आपको क्या लगता है? सरकार का जो नजरिया है, खासकर इस सरकार और वो नजरिया ये है कि लोगों को बेसिकली जो उनके राइट्स हैं जी, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं मानती जी। कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है, देखिए हेल्थ स्टेट, लेकिन देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र अगर होता तो बिहार चुनाव तो नहीं जीत पाते ना। मैंने अभी बिहार में था जी, बदलो बिहार अभियान के अंतर्गत मैंने काम किया जी, मैंने तो देखा है कैसे हुआ। तो आपको लगता है लोकतंत्र के आधार पर बिहार में चुनाव नहीं हुआ? कैसे हो सकता है, कैसे होगा? लोगों ने वोट तो डाले, वोट कैसे डाले? फिर अमल भाई, मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि भारत और प्रदेश के अंदर आपने एक जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ी कमजोरी आपको लगती है इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, सबसे बड़ी? देखिए, जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया देश के 20 राज्यों में, अभी हमने हाल ही में रायपुर में सम्मेलन किया है जी, और जिसमें करीब 300 लोग आए थे 20 राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जी, और जो स्वास्थ्य पे काम करते वही आए थे जी। और 2 दिन के सम्मेलन में मुख्य रूप से 2-3 चैलेंजेस पे बात हुआ जी। पहला तो चैलेंज था कि ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जी, कि उनको ये सारे डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग का प्रपोजल है कि ट्रांसफर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू अंडर पीपीपी मॉडल। पीपीपी नहीं है, वो हैंडओवर होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकाला। तो पहला तो चैलेंज है कि पब्लिक हॉस्पिटल को बचाना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बचाना, जो हमारी धरोहर है। दूसरा जो चैलेंज है, जो लार्जर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, जो लोग मजदूर काम करते खदानों में, जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से आप सिंगरौली जाके आए, आपने देखा होगा कि इस तरीके से सिंगरौली में आप शाम को चले जाए तो धूल मिलेगा, आपको डस्ट मिलेगा, सब दूर, खेतों में, घरों में, खाने में आप अगर वहाँ कपड़े पसार दीजिए तो सुबह आपको काला कपड़ा मिलेगा। तो वो तो एनर्जी कैपिटल है देश का, और जिसके बावजूद भी न सीखते हुए यहाँ पे जिस तरीके से सारे माइनिंग इलाका, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए सारे माइनिंग इलाका जो है, जिस तरीके से 10,000 पेशेंट है सिलिकोसिस के,
यहाँ संभावित, ठीक है। और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है जो माइंस और उसका हो रहा है। तीसरा जो लार्जर चैलेंज है कि जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन हो रहा है हेल्थ सिस्टम का, कि आप पैसा है उसको इलाज मिलेगा, पैसा नहीं है इलाज नहीं मिलेगा। जो ये चैलेंज है, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य की सरकार हेल्थ केयर दे रही थी, वो ना देखे कुछ लोगों को वो सिर्फ इलाज दे रही है। हमें इलाज नहीं चाहिए ना, हमें तो स्वास्थ्य चाहिए ना। कौन चाहेगा हम बीमार? सरकार ऐसी व्यवस्था बना दी है जिससे लोग बीमार पड़ेंगे। और महिलाओं और बच्चों का आप हाल देखिए, मध्य प्रदेश में आप वायलेंस देखिए, महिलाओं के प्रति क्राइम रेट का आप डाटा देख लीजिए, है ना। 2020 में 180 डोमेस्टिक वायलेंस। करोड़ों रुपए का सरकार स्वास्थ्य के लिए बजट रखती है। आपको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए नीचे तक पैसा पूरा जाता है? आयुष्मान भारत योजना जी, वो प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, और प्राइवेट जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे अपोलो या बड़े अस्पताल हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए। और जो स्वास्थ्य की दूसरी समस्या है, देखिए आज लेप्रोसी खत्म नहीं हुआ, आज टीबी के परसेंटेज आप डेथ देख लो, नंबर ऑफ 3.5 लाख डेथ हुई। सरकार को स्वास्थ्य सिस्टम का भरोसा जीतने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को स्वास्थ्य सेवा को व्यवस्था दिखने के लिए पहली बात तो सरकार को मैपिंग करना चाहिए कि स्वास्थ्य से कौन कौन सा बीमारी है और लोग बीमार न पड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम नहीं चाहते ना अस्पताल जाना, कोई भी नहीं। ये तो जानकारी रहती है सरकार के पास, बस सारी डाटा है सरकार के पास, सारे इंडिकेटर्स है। सरकार को दूसरा ये सोचना चाहिए कि आखिर 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल से अधिक हो गया, 11 साल होने जा रहे हैं। नीति आयोग जैसी थिंक टैंक बॉडी को इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको यही पता नहीं है कि एक टीबी जैसी बीमारी को, एक मातृ मृत्यु को, एक महिला 9 महीने पेट में बच्चे रख रही है, मध्य प्रदेश को शर्म आनी चाहिए कि आप किस समाज से वोट ले रहे हो। उसके लिए महिला का चूहा काटने के होने के बाद आप सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड तक नहीं कर रहे हो, तो सरकार से संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है और अप्रोच गलत है। लोगों का अधिकार है, हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आपका आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलता है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। सरकार नेशनल हेल्थ मिशन को कमजोर कर चुकी है, पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा खत्म कर दिया है। तो एक क्राइसिस में हम लोग हैं और सरकार को संवेदनशील होकर इसका एनालिसिस करना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना चाहिए, और जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। संजीवनी क्लिनिक पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमने भी सजेशन दिया था, सिविल सोसाइटी की मीटिंग की गई थी और सरकार ने सुनी थी और अर्बन क्लिनिक शुरू किया गया था। सरकार आज, ये पिछले सरकार का इनिशिएटिव था जिसको सरकार बंद नहीं कर पाई क्योंकि इनिशिएटिव अच्छा था। आप पूरी स्कीम देख लीजिए, वही तो आप कर रहे हो जो अच्छी स्कीम थी, लेकिन बाकी जो चीज राइट टू हेल्थ एक्ट को सरकार बढ़ाना चाहिए। हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया था प्राइवेट हॉस्पिटल के रेगुलेशन के लिए कि रेट कंट्रोल को, हमारी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स की पीआईएल चल रही है। क्लिनिकल ट्रायल आप सामान्यतः देखा है कि छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में होता, कभी बड़े शहरों में नहीं होता, छोटे गाँव में, छोटे कस्बों में होता सामान्यतः। इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं आपको लगता है? देखिए, दवा परीक्षण बड़े शहरों में ज्यादा हो रहा है, छोटे में तो कम होता है। छोटे शहर से लोग आते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में, यहाँ पे बीएमएचएसआरसी हॉस्पिटल जो वहाँ पे हुआ, और इन पे ट्रायल्स की जाती है बड़ी फार्मा कंपनी, एक नेक्सस। नहीं, लेकिन जो जिन पे ट्रायल्स होता वो नॉर्मली शहर के लोग नहीं होते, वो तो गाँव के होते, गाँव के होते हैं। नहीं, लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो गाँव की होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे इंदौर आप देखिए सेंटर, इंदौर में कौन आता है? झाबुआ राजपूत धार के लोग आते हैं, गांव के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। ट्रायल क्या होता है कि फार्मा कंपनी कोई भी दवा परीक्षण के लिए ट्रायल करना होता है, तो डॉक्टर, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है डॉक्टर से इलाज करने, डॉक्टर रिसर्चर बन जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं, पेशेंट सब्जेक्ट बन पाता है और उनको गिनी पिग के रूप में यूज किया जाता है, ट्रायल हो जाती है। कंसेंट फॉर्म जो है इंग्लिश में होती है, पहले लिखवा लेते कि कल से कोई अगर मृत्यु हुई तो हमारी जवाबदारी नहीं। अंग्रेजी कंसेंट फॉर्म होता है जी। हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2010-12 में, तो इंग्लिश का कंसेंट फॉर्म होता है। गाँव का आदिवासी इंग्लिश पढ़े, आपकी हिंदी के डॉक्यूमेंट नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग हमने कंपलसरी करवाया 2019 में, क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हमने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य अधिकार मंच के संजय पारिक ने बनाया। क्लिनिकल ट्रायल कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, 6,500 लोगों की मौत हुई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में? पूरे देश में। पूरे देश में जी। अच्छा। और 27,000 लोगों पे एडवर्स रिएक्शन हुआ है। हाल ही में गुजरात में डीएस हॉस्पिटल में 500 लोगों पे ट्रायल हुआ, 6 डॉक्टर ने 18 से 20 करोड़ रुपए कमाए, 6 डॉक्टर को हमने सस्पेंड करवाया। और अभी सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि अनएथिकल ट्रायल हुआ। एथिक्स कमेटी कंपलसरी होना चाहिए, एथिक्स कमेटी नहीं थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो इंदौर में लोगों पे हुआ उन पे अभी तक जांच नहीं कर पाई है।
अमूल भाई, जो क्लिनिकल ट्रायल को लेके जब आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आप पीएल को लेके सुप्रीम कोर्ट गए, तो आपको उस समय डर नहीं लगा या आपको खतरा महसूस नहीं हुआ? देखिए, इंदौर में जब हमने शुरू किया था तो इंदौर के कुछ डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे उनकी ओर से कॉन्फ्लिक्ट आया था। जी, क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों का कहना था कि ऐसा नहीं है, वो आए थे बातचीत करने भी डॉक्टर्स लोगों ने जी, कि ठीक है कंप्रोमाइज कर ले, अलग अलग तरीके से। जी, उन्होंने बोला हमारी तो एथिक्स है ना जी, हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास है कुछ नहीं जी, हमारे पास इकोनॉमिक कैपिटल तो नहीं है, सोशल कैपिटल है जी, उसी आधार पे तो हम लोग खड़े हैं। मैंने मेडिकल लॉ एंड एथिक्स किया नेशनल जी। यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे आए और फार्मा का एक नेक्सस था पूरा, तो फार्मा के कई लोग आए जो हमारी चीजों को खबाने के लिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में जब गए और ट्रायल को 2013 में हिंदुस्तान में क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगी जी, और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैरामीटर दिए कि जो मेडिकल नीड्स ऑफ द कंट्री होगा उसी पे ट्रायल होगा। और ये जितनी लॉ नहीं थी, रेगुलेशन नहीं था, आप सोचिए कंपनसेशन का लॉ नहीं था 2013 में, एथिक्स कमेटी नहीं बनती थी, फर्जी एथिक्स कमेटी बनी थी। आप सोचो इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और गुजरात की एथिक्स कमेटी का ट्रायल अप्रूव कर रही है। तो हमने पूरा लॉ चेंज करवाया, 2019 में नया लॉ ड्राफ्ट किया है। आज भी कंपनसेशन का मामला कोर्ट में है। जयपुर में ट्रायल्स हुए थे, है ना, इंदौर में हुए हैं, हमारे पास हैदराबाद के केसेस हैं, हमारे पास पूना के केसेस हैं। अक्रॉस द हमने ड्रग ट्रायल पीड़ित संघ बनाया है और उनको लेके और हर जगह पे हो रहा है। गुजरात में, गुजरात तो पूरा हब है क्लिनिकल अनएथिकल ट्रायल्स का, और वो उस पर रोक लगाने की बात है। आप एथिक्स कमेटी रजिस्टर्ड करिए, कंसेंट का हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी कराया वल्नरेबल सेक्शन के लिए, और सारा चीज कॉन्फिडेंशियल होता है। ये आप आरटीआई डालेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगी। अब उनको जो ट्रांसलेशन है क्लिनिकल ट्रायल को इंग्लिश में हिंदी में वो लिखते हैं अध्ययन, इट इज नॉट अध्ययन, ये नैदानिक परीक्षण है, लिखो तो सही। तो जानकारी नहीं थी। फार्मा कंपनी द्वारा बहुत लॉबी आया, मीडिया में हम लोग को काफी बोला गया फार्मा कंपनी की ओर से कि क्या है स्वास्थ्य अधिकार मंच, अभी भी बहुत हो रहा है। लेकिन कोर्ट में चूंकि अच्छे जजेस थे, जस्टिस लोधा ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए, तो एटलीस्ट ये पूरा 2400 करोड़ का रैकेट था पूरा फार्मा कंपनी का अनएथिकल ट्रायल्स का। यहाँ पे मतलब बिना अप्रूवल के 22 लोगों का डाटा था। ये आपकी बड़ी लड़ाई थी। ये हमारी एक बड़ी लड़ाई थी, सिलिकोसिस का जिसमें आप जीते। लड़ाई है। मध्य प्रदेश के सिलिकोसिस के मुद्दे को उठा के हमने 3 लाख केसेस निकाले और इस तरीके से यहाँ के 33 लोगों की डेथ से हमने मुद्दा निकाला था। इंदौर के छोटे से हॉस्पिटल पे उसको हम लोग नेशनली ले गए क्लिनिकल ट्रायल के इशू पे, और वो फार्मा के ऊपर अभी लॉज रेगुलेशंस बन रही है। एटलीस्ट 50% तो रेगुलेशन आया है जी। अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। आपको लगता है आयुष्मान भारत योजना जिससे निजी अस्पतालों को फायदा हो रहा, गरीब व्यक्ति को फायदा नहीं हो पा रहा, आपको लगता है ये योजना कितनी कारगर है आम व्यक्ति के लिए? आयुष्मान केंद्र सरकार की, देखिए, आयुष्मान योजना एक फेल्ड योजना है जी। इंश्योरेंस से हेल्थ सिस्टम नहीं चलती जी। यूएस में फेल हो गया जी। पूरी दुनिया में। कोविड का आप देख लीजिए जी। जब कोविड आया था तो दुनिया में और भारत में 2 ही चीज आया था, स्वास्थ्य और मजदूरों का सवाल जी। पूरे देश के नजर में आया ना जी। और उस समय लोगों को समझ में आया कि अगर पब्लिक सिस्टम नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम बंद हो गए थे बहुत छोटे छोटे, अगर सरकारी व्यवस्था नहीं होती तो आज देश में जो भी लोग बचे हैं इंश्योरेंस कार्ड के आधार पे आप देख लीजिए, सरकार का इंश्योरेंस कार्ड का आयुष्मान का कार्ड है। आयुष्मान एक फेल्ड योजना है, ये सक्सेस नहीं हो सकती है। पब्लिक सिस्टम जब तक आप बचाएंगे नहीं, इतने साल से लोगों को इलाज कहाँ मिल रहा था, वही पीएससी सीएससी में ना। आज अगर आप बोलिए कोविड वैक्सीन, अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया का बेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो 75 साल में जो बनी हुई आधार, उस आधार को सरकार खत्म करे। आयुष्मान भारत तो फेल्ड योजना है, ये तो करप्शन के लिए बनाया गया है। आप उससे इलाज कहाँ मिल रहे हैं? आप देखिए कितने सक्सेस स्टोरीज हैं, एक भी बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो क्या इलाज नहीं मिलेगा? आप सोचिए कि मैं अगर बीमार पड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाएंगे? आप अगर बीमार पड़े, आपके पास, चलिए आप तो विधायक है तो चलो आपको सर्टेन फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आप देखिए कि कोई व्यक्ति बीमार पड़े, अगर आपके पास विधायक का अगर कार्ड ना हो तो आप इलाज करेंगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, कहाँ जाएंगे? आपके पास या तो पैसा देना पड़ेगा, बगैर पैसे के इलाज नहीं होगा। अगर कोई 20 या 25 हजार रुपए मध्यम वर्गीय का बच्चा कमा, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि आम व्यक्ति से इलाज बहुत दूर हो चुका है, बहुत दूर हो चुका है। मैं भी कई जगह गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसको एक अगर छोटी सी एक बोतल भी चढ़ाना है उसको ग्लूकोज की, तो उसकी भी 150, 200, 300, 500 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो बेचारा गरीब मजदूर आदमी जो दिन की 300 रुपये की मजदूरी करता, 500 रुपये की बोतल कहाँ से चढ़ाएगा? मैंने ऐसे भी लोग देखे अस्पतालों में बाहर या खाट पे पड़े हैं, मच्छरों के अंदर उन पे बोतल चढ़ रही है क्या?
तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके इस तकलीफ को क्या, और निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि एक छोटे व्यक्ति के लिए इलाज एक सपना हो गया है। आप देखिए ना कप सिरप में जो हुआ। हाँ, कप सिरप को लेके आप छिंदवाड़ा की घटना को लेके आप क्या सोचते हैं? सिस्टम फेल रहा, क्या कारण रहे ये आपको लगता है? कि क्योंकि उस डॉक्टर का कहना था, डॉक्टर सोनी का, कि मैं 20 साल से मैं इलाज करा, 20 साल से मैं दवाएं लिख रहा था, बोले 20 साल में बच्चे मरे नहीं, तो उसमें मैं गुनाहगार कैसे? भाई ड्रग जो उसके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मैं भी गया था वहाँ पे, तो आप किस नज़र से इसको देखते हैं? आपके सोच और देखने का नजरिया क्या है इस कप सिरप को लेकर, इस घटना को लेकर? पहली बात कि कप सिरप की जरूरत है या नहीं, ये पहली बात तो ये है जी, है ना। कौन सा कप सिरप देना चाहिए, हमने तो आर्टिकल लिखे कप सिरप, इरेशनल कप सिरप की जरूरत ही नहीं है जी, कुछ लिमिटेड कप सिरप की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं होती जी। तो सरकार ने जब कप सिरप का परमिशन दिया तो पहले तो ये सोचना चाहिए कौन सी कितनी कप सिरप इरेशनल चल रही है उसको रोकना। दूसरी बात, कप सिरप देने के लिए परमिशन किसने दिया जी, है ना। वहां पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल से जो ड्रग कंट्रोलर बैठे हैं, फाइनल परमिशन तो वहीं से जाता है। स्टेट ने अगर परमिशन दिया, सप्लाई आई मध्य प्रदेश में, चलो तमिलनाडु में बनी, मध्य प्रदेश के ड्रग रेगुलेटर जो थे यहाँ के बैठे हुए भोपाल में, जो परमिशन देंगे तभी बनेगी ना। जब उन्होंने परमिशन दी तो उस समय में उन्होंने नहीं देखा था कि स्पूरियस ड्रग्स है, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की थी। ये तो जब तमिलनाडु भेजा गया रिपोर्ट और तमिलनाडु के एफडीए ने जब रिपोर्ट बनाई, जो डिटेल रिपोर्ट आई, तब यहाँ पता चला। उसके बावजूद भी नागपुरा भेज के सरकार ने कोशिश किया दबाने की बहुत। ये तो वहाँ की मीडिया, वहाँ के जनप्रतिनिधि, आप जैसे लोगों ने वहां जाके मुद्दे उठाए, तो मुद्दा यहाँ उठा। और इतना आज भी आप डॉक्टर को जेल भेज रहे हो, जेल किसको भेजना चाहिए? डॉक्टर को क्या पता है उसमें जहर है? डॉक्टर सोनी वहां पे एकमात्र पीडियाट्रिशियन है उस इलाके में। अगर आपने सोनी जी को भेजा, पूरा मेडिकल एसोसिएशन प्रोटेस्ट किया, मेडिकल टीचर एसोसिएशन प्रोटेस्ट किया, आप डॉक्टर कोई गलती करे तो आप उस पर एक्शन लीजिए कि आपने अपना वो दवाई का स्टोर क्यों बना रहे हो, प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों, चलो नॉन प्रैक्टिस से लॉन्च होता है। जो जिसने परमिशन दी जहर बनाने की, वो तो बाहर घूम रहा है, तो जेल तो ड्रग कंट्रोलर को जाना चाहिए ना, हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए ना। आप मानते हो सिस्टम फेलियर रहा है इस पूरे मामले में, इस घटना को लेके? सिस्टम तो देखिए, मध्य प्रदेश की 3 घटना पिछले 6 महीना में हुई है जी। इंदौर में चूहा काटने वाला जी, कप सिरप का मुद्दा, ठीक है, ये दोनों घटना में आप ये देखिए आज तक सस्पेंशन किसी का नहीं हुआ जी। 400-500 पेज की रिपोर्ट पीआईएल लगी है, सीओ मोटो हुआ है इंदौर हाई कोर्ट में। आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए, एफआईआर की कॉपी देखिए। पेस्ट कंट्रोल वाले ने पेस्ट कंट्रोल नहीं किया, उसको आप सस्पेंड नहीं कर रहे हो। आप सुपरिटेंडेंट को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हो? तो सुपरिटेंडेंट को नहीं सस्पेंड कर रहे हो तो सरकार जो है, देखिए स्पूरियस ड्रग्स, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, आपने सुना होगा कि आपने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा था कि मध्य प्रदेश में जो है दवाइयां जो है सब स्टैंडर्ड जहरीली दवाइयां कितनी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है। ये तो पूरा रैकेट 15 साल से कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तो पीआईएल लगी है हाईकोर्ट में, डॉक्टर अजय खरे थे जिनकी डेथ हो गया, हमारे साथी थे, पीआईएल लगी है। सब स्टैंडर्ड ड्रग का परमिशन कहाँ से दे रहा? मिनिस्टर के लेवल पे नहीं होगा ये? क्या मिनिस्टर्स और ये तो ऊपर में जो अधिकारी हेल्थ सेक्रेटरी बैठे, सेक्रेटरी को सस्पेंड करना चाहिए। अब गवर्नेंस सिस्टम, हेल्थ गवर्नेंस फेल्ड हो चुका है मध्य प्रदेश में। तो आप मानते हो सरकार अधिकारियों से करती है? या तो मंत्री जी के कंट्रोल में अधिकारी नहीं है, हाँ, या अधिकारी जो है इतने पावरफुल हैं, मंत्री से भी ऊपर हैं, कि और एक अधिकारी को सरकार, एक सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड नहीं कर पा रहे। आप बताइए, ऐसी कभी घटना होती है? पहले भी घटनाएं तो सस्पेंड नहीं होगा कोई किसी के अधिकारी पे कार्रवाई, सिस्टम में फिर दोबारा घटना हो सकती है। इंदौर में जब चूहा काटने वाली घटना हुई थी, एक नर्स को, है ना, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। नर्स की गलती है? बिल्कुल नहीं। गलती किसकी थी? सुपरिटेंडेंट की ना। पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ ना डॉक्टर की ये थी। पेस्ट कंट्रोल जब नहीं होगा, चूहा आएगा कहाँ से? चूहा लाने वाले, परमिशन देने वाले तो सुपरिटेंडेंट है सर। तो सुपरिटेंडेंट को आप नहीं कर रहे हो। आप वहां भी देख लीजिए जिस तरीके से आपने कप सिरप वाले में किया, आज भी जस्टिस नहीं मिला है। तो जस्टिस तो डिलेड है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोला जाता है। तो संवेदनशीलता का सवाल है, और खासकर जो वोट बैंक, जो हाशिए पे जो समाज है, कौन लोग थे? छिंदवाड़ा आदिवासी इलाका है ना, आप लोग सेंसिटिव हैं तो आप गए थे वहां पे। आप सोचिए कि लोग जाके, आज तक कोई क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाके इंदौर में? कभी कभी मन कचोटता है कि हम सिस्टम जो फेल्यूर है, हम लोग अपनी बात करते ठीक है, लेकिन
सरकार को अपनी कभी गलती मानती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष होकर सरकार को, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, जो गलती है तो उसको मानना चाहिए, सरकार को बचाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ, और लेकिन मुझे बड़ा दुख भी होता है कि मैं कप सिरप के अंदर इतने बच्चों की मृत्यु हुई। आज मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ उस माँ का कि जिसकी कोख उधड़ी दिवाली के समय, उनके घर में दिवाली के दिए नहीं जले होंगे। लेकिन ये बात आपने सही कही कि कहीं ना कहीं सरकार असंवेदनशील मुद्दे पे होती है, नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा एसआईआर को लेकर चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, कई हजार 10,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दिया एसआईआर को लेके। तो आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेके बार बार बात होती है, बच्चों को लेके, गर्भवती महिलाओं को लेके, ये सुविधाएं प्रभावित नहीं हुई देखिए इस एसआईआर के कारण? देखिए, इलेक्शन कमीशन का या किसी भी सरकार के काम का एक नियम है कि एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए जी। जो एसेंशियल काम कर रहे हैं, फिर भी लगा दिया सरकार ने। कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन, ये सारा एसेंशियल चीज है। अगर आप 4 दिन खाना बच्चों को नहीं देंगे आंगनवाड़ी, तो कुपोषण लेवल उसका 2 ग्रेड से 3 ग्रेड में बच्चा चला जाएगा। उसको तो रेगुलर होता है ना बच्चों को, और उसमें भी जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, इसमें आप हाईकोर्ट गए थे? हाईकोर्ट गए थे इसमें? अभी हम लोग इस मुद्दे पे नहीं गए हैं, लेकिन जो ये लगाने की बात है, या तो सरकार इंडिपेंडेंट लोगों को हायर करे। अगर सरकार के पास तो पैसा है, पैसे की तो कमी नहीं है, एसआईआर तो सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है, वही सिंपल बात है। आप कहाँ वोट कटेंगे आपको पता है, तो कैलकुलेटेड है, वो तो लिस्ट दिया हुआ है किसका वोट काटना है, किसको हटाना है, पहले से तैयार है। एसआईआर तो प्लान है, एसआईआर है सर। एसआईआर कोई पर्पसफुल तो है नहीं ना, वो तो प्लान है। हमने तो बिहार में देख लिया एसआईआर पे क्या हुआ था। तो ये एसआईआर में न्यू ड्यूटी लगाना एसेंशियल, मतलब सरकार अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, और सरकार देख रही है कि कहाँ जो जगह सरकार 5-10 हजार वोट से चुनाव आ रही है, वो जगह सरकार के टारगेट पे है, और सरकार ऐसे एसेंशियल लोगों को लगाना, आंगनवाड़ी को और आशाओं को उपयोग कर रही है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। तो नहीं करना चाहिए, तो एज पर द रूल ही गलत है। ऐसे में आपको कोई नजर में आया किस्सा कि अगर आंगनवाड़ी क्षेत्र में महिलाएं परेशान हो रही, गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही, बच्चे परेशान हो रहे, मध्य प्रदेश में कहीं आपको सुनने में आया हो एसआईआर की ड्यूटी में इनको लगा दिया? देखिए, आप मध्य प्रदेश का कुपोषण का डाटा देखिए और एनीमिया का डाटा देखिए, 70% एवरेज है हर जिले का, देख लीजिए। आज शिवपुरी का इलाका देख लीजिए। अब कई सारे कुपोषण के कलंक है ना, शिवपुर, ये सब कुपोषण के शहरी आदिवासी का इलाका देख लिया। आदिवासी 27 जिले आप देख लीजिए, 25 से 27 जिले जो आदिवासी बहुल्य वाले जिले हैं। कुपोषण तो है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या आपके पास कोई कॉल आया इस समस्या की भाई ये सुविधाएं प्रभावित हो रही है गर्भवती महिलाओं की, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रही, एसआईआर में लगी, मतदाता सूची पुनरीक्षण में? नहीं, ऐसे केसेस हमें, देखिए आंगनवाड़ी नहीं चल रही है ऐसा लोग बोल रहे हैं, बीच में बंद था आंगनवाड़ी जी, तो लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लग गई जी। ठीक है, लोग बोलेगा 4 दिन आंगनवाड़ी बंद है, ढूंढने पे ये पता चला कि यार उनकी तो दूसरी ड्यूटी लगी है। लोग तो यहाँ देखते हैं ना 3 दिन आंगनवाड़ी बंद है, तो ऐसे चीजें निकल के आई हैं। पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण का एक मुद्दा काफी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके जिस प्रकार से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ इस समय में जरूरी जो चीज है, सबसे जरूरी चीज है सर्वाइवल है जी। और ह्यूमन बीइंग सिर्फ नेचर के आधार पे सर्वाइव कर सकता है जी। मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप शहरों में डेवलपमेंट करोगे और डिस्ट्रक्शंस करोगे। आप भोपाल का उदाहरण देख लीजिए, आप भोपाल में पानी का क्राइसिस करोगे, भोपाल का आसपास के पेड़ काटोगे, हजारों एकड़ के पेड़ काटोगे, आपने सारे लाखों, अभी यहीं पे हरदा होशंगाबाद में जिंदगी बचाओ अभियान, वहाँ लड़ाई लड़ रही है, गंजाल मोरन बैन, 2,500 हेक्टेयर आप फॉरेस्ट काटोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। आप बड़े कॉर्पोरेट्स को, अडानी और इनको आप, अंबानी और इनको आप दोगे, पूरा जंगल दे दोगे और बोलोगे कि आप काटिए, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? आप जो पूरा ग्लोबल चीज है, ग्लोबल में आज सोलर एनर्जी और सोल की बात हो रही है, आप यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओगे, आप डस्ट लेवल देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का पूरा EQ लेवल देखिए, डस्ट का, एयर पॉल्यूशन का लेवल देखिए। इंदौर, भोपाल सेफ सिटी नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते। इंदौर को आपने स्वच्छ तो बना दिया,
लेकिन क्या इंदौर की हवा स्वच्छ हो गई? आप नीचे से स्वच्छ बना दे रहे हो, ऊपर से क्या होगा? क्या सुरक्षित है? क्या स्वच्छ है? तो क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को, एक तरफ जितने भी सरकार के आप दावे देखिए 15 साल का, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, पेड़ लगाओ, पूरे नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए, आप काउंट करिए कि कितने पेड़ बचे हैं। अमूल जी, चूंकि पर्यावरण और आदिवासियों का कई सालों से नाता है, पीढ़ियों से, तो आपको लगता है आदिवासी संस्कृति सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इस पर्यावरण से? सबसे देखिए, आदिवासी और जंगल का ना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जी। जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था जी, तो ये नम्रता थी, कांग्रेस सरकार लाई थी, उन्होंने बोला था कि हमने आदिवासियों के साथ पहले साथ न्याय पूरी नहीं कर पाया, वो लिखा हुआ है, ठीक है। वो एक्ट के रूप में लाया गया। क्यों लाया गया था? कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है वो लोगों को दिया जाएगा तभी तो जंगल बचेगा ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया जाएगा तभी तो जंगल बचेगा ना। तो सवाल ये है कि ये जो सारा मामला था इस समय में आदिवासी का, आज आदिवासी जंगल न रहने के कारण से माइग्रेट कर रहा है। 50, 200, 250, 150 रुपये के लिए वो माइग्रेट कर रहा है, राजस्थान में जा रहा है, खदानों में काम कर रहा है, वो साउथ में जा रहा है, वो गुजरात में जा रहा है, जबकि उसका जीवन यापन जंगलों से चलता था। 2010 में हमने स्टडी की थी, धार जिले में 85% माइग्रेशन था। और जब हमने मिनिस्ट्री को दिया था दे वर शॉक्ड। जंगल नहीं रहेगा तो बाहर जाएगा मजदूरी करने, तो बाहर जाएगा तो काम क्या करेगा? काम कहाँ करेंगे? तो मजदूरी करेगा। आप सिलिकोसिस जैसे काम में करेंगे, वहाँ आपकी डेथ होगी, यहाँ के आपके मिसडायग्नोस, जबकि जीवन यापन चलता है उसका जंगल से बचा है। जहाँ आप तेंदुपत्ता बिनता, चिरंजी बिनता, महुआ बिनता। अब मैं परसों एक कार्यक्रम में था, हमारे एक आदिवासी समाज के आए थे साथी, उनका भाषण था। इतवारी बैगा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इतवारी बैगा जी। उन्होंने अपने भाषण में बोला, हमारा समाज तो जंगल में है इसलिए बचा हुआ है, जंगल से बाहर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और जंगल कट रहे हैं तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। और स्वास्थ्य जो है अभी नया सुन रहे हैं, सिकल सेल और ये सब नया चीज आ रहा है, उनको पता ही नहीं। तो जैसे ही आप खत्म करेंगे, जैसे ही आप ज्यादा मार्केट से लाएंगे, आप ये चीजें बढ़ेगी। जो लोगों का ट्रेडिशनल अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति खत्म होगी। जब आप बाहर से जब लाएंगे तो खत्म होगा, माइग्रेशन के लिए मजबूर। मध्य प्रदेश का पलायन का डाटा देख लीजिए, कहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे बड़वानी से कई जगह हमने तो वहाँ छोटे सेंटर शुरू किए कि 15 साल 14 साल की लड़कियां को रात में बसेस में भर के बाहर भेजा जा रहा है, वो जा रही है और उनको वहाँ मजदूरी किया जा रहा है, उनके साथ अलग अलग चीजें हो रही है, असॉल्ट्स के केसेस हैं इस तरीके से। तो पलायन का आप समय देख लीजिए, भगोरिया के बाद आप देखिए, भगोरिया के बाद आप 10 दिन देखिए कितने बर्फ, क्या सरकार को नजर नहीं आती है? वहाँ के प्रतिनिधि को नजर नहीं आ रही है? पलायन को रोकने के लिए कोई प्लान है? मध्य प्रदेश का माइग्रेशन का डाटा देखिए। तो जब तक वो नेचर, और ये सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका इम्पैक्ट उन पे होगा। जब वहां आप जंगल खत्म करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ। तो सर्वाइवल एक स्टेक है। अगर आपने पर्यावरण और क्लाइमेट को नहीं बचाया तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। एक्ट जो बन रहे, एनवायरमेंट एक्ट बना हुआ है ना, आज एक्ट का वायलेशन हो रहा है। 40 से 50 गुना अधिक डस्ट लेवल है मंदसौर में। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट की खुद की फाइंडिंग्स है। आप सिंगरौली जाके आप देखिए डस्ट लेवल। कटनी में आप चले जाइए, जो एवरेस्ट कंपनी है सीमेंट फैक्ट्री, शाम को 5 बजे जाइए तो धूल हो रहा है। क्या ये धूल आपके डस्ट में अंदर जाएगा? इनहेल आप करेंगे? लोगों को ये दिख नहीं रहा है। और आप इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहे? आप सिलिकोसिस इतने साल से हो रहा है, मतलब लोगों को मौत के कगार पे भेज रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए उद्योग खोलना है, उद्योग खोल रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे, बैलेंस होना चाहिए ना। आप इंदौर में देखिए, मालवा मिल मजदूर के इलाके में, मालवा मिल का जो इलाका है, वहाँ फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट के लिए लड़ाई चल रही है। पूरे पर्यावरणवादी इतने साल भर से संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए, आप उसको देख रहे हो? आप जितना ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, एनर्जी लाएंगे, उतनी ज्यादा चीज होगी। आप दलितों की, आदिवासियों की पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं उठाते आप, तो सरकार का रवैया क्या रहता है? क्या अधिकारी सुनते हैं आपकी बात? देखिए, मैं 2098 से काम कर रहा हूँ। 2005 से हमने सिलिकोसिस का मुद्दा उठाया। 10 में हमने क्लिनिकल ट्रायल के इशू उठाए। 14-15 से हमने ये गंजाल मोरन बांध का पूरा मुद्दा उठाया, और भी अलग अलग संगठन का। जब आप मुद्दे लेके जाएंगे तो संवेदनशीलता अधिकारियों में नहीं है। कोई एक अधिकारी संवेदनशील आएगा, है ना। मुझे याद है हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ जब राइट टू हेल्थ एक्ट बन रहा था तो अधिक मंत्री संवेदनशील थे, अधिकारी संवेदनशील थे। अधिकारी अगर संवेदनशील होते तो काम हो रहा था।
आज के जो मंत्री हैं वही संवेदनशील नहीं है, तो अधिकारी कैसे संवेदनशील होगा? और कोई डायलॉग नहीं होती है। और सरकार संवेदनशील है, होते हैं लोग यहाँ धरना पे आके बैठते हैं, सरकार एक डायलॉग तक, सरकार के मंत्री संवेदनशील है कैसे हैं? सरकार के मंत्री संवेदनशील होते तो इतने मुद्दे उनको दिखते नहीं थे। इंदौर में चूहा कांड हुआ, वहां लोग धरने पे आके बैठे, आदिवासी समाज के लोग वहां बातचीत तक करने नहीं आए। एक बड़ा सवाल है कि जब आप जन सेवा के क्षेत्र में होते हो तो जन सेवा में संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। मैं अमूल भाई की इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता आ गई सरकारों में, अधिकारियों में, कि जो सिर्फ एक कागज को आवेदन को सिर्फ समझते हैं, लेकिन उसके पीछे, उस व्यक्ति के आवेदन के पीछे उस परिवार की क्या पीड़ा होती है, वो कैसे दर दर की ठोकरें खा के जब सरकार के पास न्याय के लिए आता, जन सुनवाई में जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें कई बार मेरे सामने भी आती है और इस बारे में सरकार के हर व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उस कागज का पन्ना, उसके पीछे क्या उसकी पीड़ा है, क्या संघर्ष है, क्या उसके न्याय की कहानी है, वो हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को, हर सरकार के मंत्रियों को समझना चाहिए। इस बात को मैं ध्यान रखता हूँ। मैं भी जन सेवा क्षेत्र में हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि उसको न्याय मिले। इस बात को बहुत जवाबदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता की स्थिति बनती जा रही है। शायद यही कारण है कि जनप्रतिनिधि हो या नेताओं की आलोचना इसलिए होती कि वादे करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आप जनसेवा के क्षेत्र में, तो संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। आप अमूल भाई, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के अधिकारों को लेके समझ है? देखिए, युवा पीढ़ी जागरूक तो हुआ है, ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को अगर जानकारी मिले, है ना, तो वो उसको लेके तो आगे, तो युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लेके सचेत तो है, उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जानकारी जो है ना, जानकारी जितने लेवल पे चाहिए उसको ये समझिए, जैसे ये पूरा अस्पताल बिक रहा है, 1% जिसको पता है, सबको पता नहीं है। लेकिन जहां युवा पीढ़ी को जानकारी, हमने सिद्धि में जब जिला में ये किया तो युवा बड़े पैमाने पे आए थे और वहां के लोग आके बातचीत किए थे। यहाँ भी हमारे अलीराजपुर और झाबुआ में जो युवाओं के साथ हम काम करते हैं, सिरकोसिस वाले हैं, उनका अगला पीढ़ी सचेत तो है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड उसको होने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि उनके कारण से ही आज जो हमने जो लड़ाई संघर्ष तो है, और हम तो आज डबल एनर्जी से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का दौर है। सिरकोसिस में हमने 3 लाख का गुजरात से फाइन लिया सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के साथ। आज क्लिनिकल ट्रायल में हमने जाके वहां पे एक्शन करवाया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे। आज हमने गंजाल मोरन बांध को रोक के रखा है। जिला अस्पताल हम बिकने नहीं देंगे, हमें पता है, लेकिन आज वो हौसला, और वही हौसला हम लोग सोचते हैं जन आवाज बनना चाहिए, जन आवाज में जाओ। और युवाओं को आज ज्यादा से ज्यादा ये देखना चाहिए कि कौन हमारी आवाज को पहुंचा रहा है। नैरेटिव्स को समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ मंदिर मस्जिद इशू नहीं है, इशू है स्वास्थ्य शिक्षा, इशू है जल जंगल जमीन, ये इशूज है। और इस इशू पे जो बात करें उस पे लोगों को पता तो है, जानकारी भी है, जहां जानकारी मिलती है वहां जरूर आगे आते हैं। मुझे उम्मीद उन्हीं से है, उन्हीं युवाओं से है। सवाल पढ़े लिखे और अनपढ़ की नहीं। इस प्लेटफॉर्म से क्या आप एक समाज को खास संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज देश एक इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, एक घोषित इमरजेंसी है। आज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कॉर्पोरेट के हाथों में खुले रूप से दी जा रही है, आपकी जल जंगल जमीन, जो स्वास्थ्य और शिक्षा है वो प्राइवेट के हाथों में जा चुका है, जा रहा है। इस समय में हर व्यक्ति को, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक जो ढांचा है, वो ढांचा खत्म होने की खोज में एक कंट्रोल्ड में है। तो इस समय में मैं युवाओं को और लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि संघर्ष करें, आवाज को इकट्ठा होकर बने, अकेला ना फील करें, और जहां भी होगा जितनी मजबूती से उठाएं। हम लोगों का तो एक ही समझ है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं। तो हम सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि एक अच्छी प्रक्रिया है, पॉडकास्ट के जरिए आप सुने, चीजों को समझें, और आगे आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले, उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्ड रहे, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी समझ बनाएं और मजबूती से बात रखें। कोई भी सरकार हो,
उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके संसाधनों को खत्म करेगी। अगर हम मजबूत हैं, हम संगठित हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। धन्यवाद अमूल जी, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने बड़े सरल शब्दों के अंदर अपने स्वास्थ्य की तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये अस्पताल और दवा की लड़ाई नहीं है, ये बुनियादी अधिकारों की लड़ाई है। और जैसा अमूल निधि जी ने कहा कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य के हमको अधिकार होना चाहिए, कानूनी अधिकार होना चाहिए। ड्राफ्ट बना था, ड्राफ्ट कहाँ गया अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को किसी बीमा कंपनी के इसमें आप कार्ड में नहीं बांध सकते। गरीब व्यक्ति ऐसे ही परेशान है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, चाहे क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे सुविधाओं को लेके, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके। आपने जो बात कही कि अधिकार होना चाहिए हर व्यक्ति का, ना कि उसे किसी बीमा कंपनी के एक 5 लाख की आयुष्मान योजना के अंदर उसको बांध दिया जाए। अगर उसको कार्ड है तो इलाज फ्री मुफ्त होगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये व्यवस्था का आपने बिल्कुल पुरजोर विरोध किया, इस योजना को लेकर पुरजोर विरोध किया। और निश्चित तौर से हर व्यक्ति को इलाज मुफ्त होना चाहिए, सरकार की जवाबदारी है। और जो सरकार के इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है, वहाँ पर हर व्यक्ति का, आम व्यक्ति का इलाज होता है। प्राइवेट अस्पतालों में किस प्रकार से इलाज तो होता है, लेकिन बहुत महंगा इलाज होता है, आम व्यक्ति के से बहुत दूर है, उसकी जेब से दूर है, उसकी जेब इतनी अफोर्ड नहीं करती कि वो इलाज करा सकते। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से आपकी भावनाओं को के साथ मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं होती है उस स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। अमूल जी, आप इस जनपक्ष में आए, धन्यवाद। और मैं वापस से हम दोबारा मिलेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि इस बात को जनपक्ष विद उमंग सिंगार में आप जुड़े रहें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुझाव जनपक्ष के सुझाव रहेंगे, आपके सुझाव रहेंगे जो अमूल निधि जी ने बताया। हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार जन सुविधाओं को लेके किस प्रकार से एक सोच बनाएगी, और सबसे बड़ा सवाल कि इस सुविधाओं के लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। जन स्वास्थ्य के लिए अगर संवेदनशील नहीं रहेंगे तो हम किसी का इलाज नहीं कर सकते, किसी की हम सेवा नहीं कर सकते। एक बड़ा मुद्दा था संवेदनशील होना। हर नेता को, हर सरकार को, हर अधिकारी को जरूर होना चाहिए, नहीं तो इस जन क्षेत्र के अंदर हम सामने वाले की, ये जो पीड़ित पक्ष है, उसकी कभी सेवा नहीं कर सकते। यही मैं इस संदेश है इस जन पक्ष का, और मैं समझता हूँ कि इस बात को गंभीरता से सरकार सुनेगी और समझेगी, और अधिकारों को लेके, हेल्थ राइट्स को लेके, उसको लेके सरकार इस पर निश्चित तौर से गंभीरता से विचार करेगी। धन्यवाद।